नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गो विथ स्टोरीज की यूट्यूब चैनल पर गेम ऑफ डेथ का पार्ट 2 एपिसोड संख्या 2। अब आगे। लेकिन उनकी कहानी के कुछ हिस्से को नकुल भी तो सच बताता है, जैसे कि चंद्रशेखर महाराज की भटकती आत्मा वाली बात, जिसने खुद उसे भी कुछ क्षण के लिए परलोक के दर्शन करा दिए थे। पहले लाश जलाए जाना साबित तो हो जाए सर, फिर सोचेंगे कि असल में क्या हुआ हो सकता है। अभी अभी एक वजह मेरे जहन में आई है, यानी मिस्ट्री सॉल्व। इतने उतावले मत बनो, क्योंकि वजह मामूली है और बहुत दूर की कौड़ी दिखाई देती है। क्या 2 महीने पहले गायब हुआ राहुल हांडा अभी तक नहीं मिला, इसलिए बहस के लिए मान लो कि उसका भी कत्ल किया जा चुका है। ठीक है, मान लिया। और कातिल उसके साथ दोस्तों में से ही कोई एक था, मगर ये बात कोई नहीं जानता था कि उसे किसने मारा। लेकिन हवेली की पार्टी वाली रात को हत्यारे के मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई जिससे मधु को पता लग गया कि राहुल का कत्ल उसी ने किया था। हत्यारा उस बात को सामने नहीं आने देना चाहता था, इसलिए उसने लड़की को खत्म कर दिया। अगर ऐसा था तो साक्ष्य मिटाने में बाकी लोग ने उसकी हेल्प क्यों की? क्योंकि मधु को उसने यूं खत्म किया था जिससे बाकी सबको वह महज हादसा लगा था, यानी आगे जो मुसीबत टूटती वह सातों पर टूटती। इसलिए मिलकर फैसला किया गया कि मधु कोठारी की लाश को आग के हवाले कर दिया जाए। फिर जानबूझकर एक ऐसी कहानी गढ़ी गई जिस पर विश्वास भले ही कोई नहीं करता, मगर कील ठोकर उनके कहे को भी गलत करार नहीं दे सकता, क्योंकि हवेली के किस्से आसपास के गाँव में खूब मशहूर है। और राहुल का हत्यारा जयदीप नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो 20 दिन पहले ही पापी मंडली ज्वाइन की थी। अच्छा सुझाया, एक काम करते हैं, केस को मधु वाले एंगल से ना टटोलकर राहुल की हत्या वाले एंगल से इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसा कि पहले दिन करना शुरू किया था। और संभवतः कातिलों की लिस्ट में से जयदीप के साथ साथ मधु को भी बाहर कर देते हैं। आगे बतौर कातिल हमारे सामने बस 6 लोग बचे रह जाते हैं, जिन पर हमें खास ध्यान देना है। फिर क्षण भर रुककर बोला, एसीपी साहब आज हवेली में फॉरेंसिक टीम भेजने वाले थे, जरा फोन करके मालूम करो तो कि वे लोग पहुंचे या नहीं। साहब को फोन नहीं कर सकता मैं, महेश को कर लो। मैंने उसे मुखिया को उठाने भेजा था, इसलिए उसी इलाके में गया होने के कारण कोई ना कोई खबर जरूर होगी उसके पास। जोशी ने एएसआई महेश गुर्जर का नंबर डायल करके उस बारे में दरफियात किया तो पता लगा वह मुखिया प्रवीण सिंह को एसीबी हेडक्वार्टर पहुंचा भी चुका था। ये भी क्लियर हो गया था कि फोरेंसिक टीम हवेली की खाक छान रही थी और एसीपी राजावत खुद अपनी देखरेख में वह काम करा रहा था। जोशी ने वह बात विराट को बताई तो उसने फौरन गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। चंद्रशेखर महाराज की हवेली उस वक्त छावनी में तब्दील हुई दिखाई दे रही थी। 2 दर्जन पुलिस वाले, जिसमें से 6 हरियाणा पुलिस के जवान थे, एसीपी राजावत की अगुवाई में बाहर खड़े होकर फॉरेंसिक टीम के फायरिंग होने का इंतजार कर रहे थे। ज्यादा संख्या में फोर्स का इंतजाम इसलिए किया गया था क्योंकि इलाका देहाती था और कई बार ऐसी जगहों पर खामखा के बवेले उठ खड़े होते हैं। फिर हवेली तो पहले से ही विवादों में घिरी हुई थी। गांव के लोग की तादाद वहां निरंतर बढ़ती ही जा रही थी, अलबत्ता दखल अंदाज होने वाला उसमें एक भी नहीं था। सब दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, अटकलें लगा रहे थे, वहां क्या चल रहा था इस मुद्दे पर अपना अपना ज्ञान बखार रहे थे। ये अलग बात थी कि माजरा किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। गाड़ी को हवेली के गेट से थोड़ा परे खड़ा करके विराट राणा और सुलभ जोशी नीचे उतरकर एसीपी की तरफ बढ़ चले, जो उस वक्त गेट के पास खड़ा मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। दोनों ने उसके फायरिंग होने का इंतजार किया। फिर विराट ने पूछा, कुछ पता लगा सर? बाहर जब उतरे और सीढ़ियों पर जो खून साफ किया गया था वह न सिर्फ इंसानी है बल्कि उसका ब्लड ग्रुप जो पॉजिटिव है, जो कि मधु कोठारी का भी था। बाकी काम अभी चल रहा है, देखो कुछ खास हासिल होता है या नहीं। होना तो बराबर चाहिए सर, खून अंदर भी तो फैला हुआ है। तुम्हें कैसे मालूम? विराट बस क्षण भर को सकपकाया, फिर बात संभालता हुआ जल्दी से बोला, लगता है आप भूल गए कि कल रात हम दोनों ने यहाँ का फेरा लगाया था। उसी दौरान सरसरी नजर भी डाल ली थी, जिसमें खून के धब्बे हमारी आंखों से छिपे नहीं रह सके थे। जिक्र क्यों नहीं किया? सॉरी सर, बात ध्यान से उतर गई थी। इट्स ओके, वेट एंड सी। हम जरा हवेली के आसपास नजर मारकर आते हैं सर। क्यों? क्या पता कोई सुराग हासिल हो जाए।
ठीक है, जाओ। सुनकर दोनों हवेली के दीवार के साथ साथ दाई तरफ को आगे बढ़ते चले गए। उनकी निगाहें दूर दूर तक दौड़ रही थी। पेड़ भी कई दिखाई दिए, मगर उनमें से ऐसा कोई नहीं था जिसे घना कहा जा सके, क्योंकि सब के सब कीकड़ के पेड़ थे, जिनमें से आधे से ज्यादा सूखे पड़े थे। मगर आखिरी छोर पर पहुंचकर जब दोनों बाएं मुड़े तो थोड़ी दूर पर मौजूद एक पेड़ पर उनकी निगाह पड़कर रही। पेड़ बड़ा भी था और घना भी। हाँ, नीम का था या कोई और, ये बात तो वहां से मालूम नहीं पड़ रही थी। दोनों की चाल में अचानक ही तेजी आ गई। वह पेड़ हवेली के पीछे की तरफ उससे कम भी 200 मीटर की दूरी पर था, मगर वैसा कोई दूसरा पेड़ वहां नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए दोनों ने सहज ही सोच लिया कि नकुल को वह हवेली और पेड़ के बीच फासले का अंदाजा लगाने में गलती हो गई थी। वैसे भी अनुष्ठान के वक्त जिस तरह की मानसिक स्थिति से वह गुजर रहा था, उसमें ऐसे अंदाजों का गलत निकल आना कोई बड़ी बात नहीं कही जा सकती थी। ज्यों ज्यों दोनों पेड़ के करीब पहुंचते जा रहे थे, उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आगे न सिर्फ नकुल के कहे का सच झूठ सामने आना था, बल्कि ये भी पता लग जाने वाला था कि तंत्र मंत्र जैसे शक्तियों का वास्तव में कोई वजूद है या नहीं। चलते चलते जोशी की निगाह अपने आगे की जमीन पर पड़ी तो वह जहां का तहां ठिठक गया। सामने कुछ छोटे छोटे धब्बे दिखाई दे रहे थे, काले रंग के धब्बे, जिसे जमीन पर बैठकर गौर से देखा तो पता लग गया कि वह खून था। विराट तब तक कुछ कदम आगे जा चुका था, मगर जोशी को वहां की जमीन का मुआयना करते देखकर वापस लौट आया। क्या हुआ? नकुल की बात सच होती जान पड़ती है सर, कहकर उसने बैठे ही बैठे अपने पीछे निगाह दौड़ाई तो वैसे ही कई धब्बे और दिखाई दिए, जो पहले इसलिए नहीं दिखे थे क्योंकि उनका पूरा का पूरा ध्यान पेड़ की तरफ था। तुम्हारा मतलब है ये खून के धब्बे हैं? लगते तो वैसे ही है सर, जो कि तब तक बने होंगे जब तक मधु कोठारी की लाश को हवेली से निकालकर पेड़ तक पहुंचाया जा रहा होगा। बशर्ते कि सच में वैसा कुछ हुआ हो, कहकर जोशी उठ खड़ा हुआ। दोनों पेड़ के करीब पहुंचे तो पाया कि वह नीम का ही पेड़ था, मगर यह देखकर उनका मन निराश से भर उठा कि उसके नीचे किसी लाश को जलाए जाने को कोई चिन्ह मौजूद नहीं थे। हाँ, खून के धब्बे वहां तक पहुंचे बराबर दिखाई दे रहे थे। यह जगह कोई अखाड़ा तो नहीं हो सकता है ना सर? मतलब जरा ध्यान से यहाँ की मिट्टी को देखिए, जोशी बोला। यूं लग रहा है जैसे यहाँ कई लोगों ने जमकर उछल कूद की हो। कई जोड़ों पैरों के निशान भी साफ दिखाई दे रहे हैं। पैरों के निशान? पैरों के नहीं जोशी साहब, जूतों के। मेरे कहने का मतलब वही था सर। फिर तो बाकी की बात भी कह ही डालो, जिसको बोलने के लिए बहुत बेकरार दिखाई दे रहे हो। लगता है पकड़ लिया सर ने। नहीं, तुम बताओ। मुझे लगता है सर की लाश को जलाने के बाद यहाँ जमीन में दफन कर दिया गया था, या फिर पहले गड्ढा खोदकर लाश उसके भीतर डाल दी गई और तेल छिड़ककर आग लगा दिया गया। फिर खोदी गई मिट्टी को वापस गड्ढे में डालकर उसे भर दिया गया, और जो उछल कूद यहाँ की गई दिखाई देती है वह इसलिए है क्योंकि बाद में खुदाई के निशान मिटाने की असफल कोशिश की गई थी। बस समझ में ये नहीं आ रहा कि गड्ढे से निकली बाकी की मिट्टी कहाँ गई। आसपास तो दिखाई नहीं दे रही है, कहीं दूर ले जाकर फेंक आए होंगे, विराट बोला। वरना एक नजर में नहीं पता लग जाता कि यहाँ कोई गड्ढा खोदकर वापस भर दिया गया था। यानी आपको मेरी बात से इत्तेफाक है? यस ऑफ कोर्स, प्लीज कैरी ऑन। मतलब खोद कर देखो भाई। मैं खोदूं? और कौन खोदेगा? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इसलिए इतने मामूली काम खुद कैसे कर सकता हूँ। हाँ, तुम साथ नहीं होते तो मजबूरी होती। जोशी हंसा। काम में ध्यान लगाओ भाई। खोदना चाहो भी तो कैसे खोदूं सर? कोई औजार भी तो होनी चाहिए। प्रॉब्लम तो है यार। ऐसा करते हैं, थोड़ी मिट्टी उंगली से खुरेद कर देखते हैं। कुछ हासिल होने की उम्मीद हुई तो एसीपी साहब को खबर कर देंगे, जिसके बाद आगे का काम फॉरेंसिक टीम खुद कर लेगी। ठीक है, कहकर जोशी नीचे बैठकर अपने पंजों से मिट्टी खोदना लगा। विराट भी पूरे मनोयोग के साथ उस काम में जुट गया। मिट्टी थोड़ी जम सी गई थी, इसलिए दिक्कत तो हो रही थी, मगर हार मानने को उनमें से कोई भी तैयार नहीं था। इसलिए कामयाबी हासिल हो जाना महज वक्त की बात थी, जो कि होकर रही। एक ही जगह पर 6-7 इंच की खुदाई के बाद जो मिट्टी निकलनी शुरू हुई, उसका काफी सारा हिस्सा काला नजर आ रहा था, जैसे किसी ने मिट्टी में राख मिलाकर वहां दबा दिया हो।
फिर जोशी के हाथ कुछ लगा, मगर ऊपर खींचने की कोशिश की तो नाकामयाबी का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके इर्द गिर्द की थोड़ी मिट्टी और खोदने के बाद जब इंसानी उंगली का नजारा हुआ तो दोनों ने अपने हाथ वापस खींच लिए।